ठीक है। सो गुंगाज एग्जांपल में अब क्यूबिक स्प्लाइन वी नो, क्योंकि वो जो बाकी मेथड्स है लाग्रांज या जो हर्माइट है या जो सिंपल वंडरमॉन्ट मेथड है, वो none of them is going to work. So we try cubic spline, or calling it is as simple as spi.cubicspline. So there is something you can see. मेरे ख्याल में ये चीज हमने कल मंडे को भी की थी। अब दो एग्जांपल इसमें डिफरेंट है और चूंकि वो 2 डायमेंशन में है, so we need to pay some attention to, because there is some difference in the way you call those functions. So that is something you need to learn. अब 2 डायमेंशन के लिए scipy.interpolate provides a function which is called regular grid interpolator. और इसका जो स्टाइल है कॉल करना, मतलब the way this object is actually created, it's different. Okay. और फिर एक और है कि ये रिमाइंड करा रहा है कि enter 2D भी एक फंक्शन है, लेकिन वो फ्यूचर में रिमूव होने वाला है, तो इट्स बेटर नॉट टू यूज दैट। तो अगर आपको इंटरनेट सर्च में ये रिकमेंडेशन में मिल भी जाए, आपने उसको अवॉइड करना है। द रिकमेंडेड मेथड इज टू यूज दिस रेगुलर ग्रिड इंटरपोलेटर। रेगुलर ग्रिड इंटरपोलेटर कैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सो we'll learn it with this example. Exponential minus x squared plus y squared. Okay. So let's define our two-dimensional function f of x comma y. और so आप फंक्शन क्रिएट करते हैं सिंपल, then you generate some synthetic data, this one, x and y for interpolation. और ये चीज आपने पहले यूज की है, ये mesh grid? Is this the first time you see it or have you used it before? सर इन पाइथन पहली दफा। ये mesh grid आपने पाइथन में पहली दफा देखा है? यस सर। अच्छा, अब आप आई वांट यू टू थिंक अबाउट इट। ये दो लाइंस तो आपको समझ आ गई ना कि these two lines create two arrays, x and y. So अब आप अगर सिर्फ खुद गेस करना चाहें तो what do you think this capital X and capital Y should be? सर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी नहीं, कोऑर्डिनेट सिस्टम तो होंगे, लेकिन मतलब x और y तो वन डायमेंशनल अरेज होंगे ना, ठीक है? स्मॉल एक्स एंड वाई है सर। या स्मॉल x एंड y, तो कैपिटल X एंड Y आपके ख्याल में किस टाइप का एरे होगा? हाउ विल दे बी डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल x एंड y? और हिंट आप नेक्स्ट लाइन से उठा ले। नेक्स्ट लाइन में वो क्या कर रहा है, वो उस फंक्शन को जो 2 इनपुट्स के लिए आपने लिखा हुआ है, फंक्शन तो आपने 2 इनपुट के लिए लिखा हुआ है ना। अच्छा, ये हाईलाइटिंग आपको नजर आ रही है जब मैं हाईलाइट करता हूँ इसको? जी सर। अच्छा, तो अब इस फंक्शन को आप चेक करें कि ये 2 इनपुट्स के लिए है, ठीक है? एंड रिमेंबर, बिकॉज इट इज numpy, so x and y can be scalar, they can be arrays, they can be 1D arrays, they can be 2D arrays, they can be ND arrays, right? And numpy will handle it, not core Python, only numpy. अच्छा, अब ये आप क्या कर रहे हैं, आप इस f को ये एक्स वाई दे रहे हैं, कैपिटल एक्स कैप वाई। तो अब आप बताएं कि इससे आप गेस करें इसकी मीनिंग कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की। एंड यू इमेजिन एक्स वाई प्लेन, देखो ना, जो जो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो एक्स वाई प्लेन है। रिमेंबर, एक्स एक्सिस नहीं है, वाई एक्सिस नहीं है, इट्स द प्लेन। तो प्लेन में आपको बेसिकली वो ग्रिड चाहिए, 2D ग्रिड, इसीलिए मेश ग्रिड कमांड हुआ है। तो अब जो एक्स एक्सिस है, आप इमेजिन करें कि प्लेन में जो आपका एक्स एक्सिस है
वो एक ही दफा आता है या वो मल्टीपल टाइम्स आता है? If you One imagine, time, sir. it will be repeated, yeah? That array has to be repeated infinitely many times, right? Or same is the case with y-axis. Y-axis, you can think of x-axis as being sliding up and down, okay? And you can imagine y-axis being sliding left and right. और ये पूरे 2D प्लेन को ये स्कैन कर रहे हैं. तो mesh grid बेसिकली क्या करता है कि वो पीरियोडिकली इनको रेप्लिकेट करते x और y को आपको 2D arrays दे देता है. So capital X and capital Y are 2D arrays. And 2D arrays are constructed in such a way that for each x, y is repeated, and for each y, x is repeated. तो जब आप ये फंक्शन इस पे अप्लाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये सरफेस मिल जाएगा. अब देखें ये सरफेस प्लॉट आपको कैसे मिल गया, क्योंकि ये जो x एक्सिस और y एक्सिस से दे आर स्लाइडिंग टू फिल द 2D प्लेन. समझ आ गई बात? तो अब इसका फायदा ये है कि जो 2D फंक्शन है, never try to apply the 2D function to x and y, क्योंकि it will not work. ठीक है, ये अगर आप ये कल कंप्यूटेशन तो कर देगा लेकिन ये आपको 2D सरफेस नहीं देगा. You have to turn them into 2D arrays in this way, और फिर ये होगा. ठीक है, और अगर आपने सर यस सर कोई बच्चा कह रहा है कि वो वेटिंग में है, तो आप इसे सिलेक्ट कर दें काइंडली. अच्छा, थैंक यू सर. ठीक हो गया. और वेटिंग में सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो एनयू का अकाउंट है. ठीक है ना. तो अभी अच्छा, ये आप ना अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप रे को जनरेट करें. ठीक है, मे बी वी कैन ट्राई इट. लेट्स क्रिएट या ए, और ये जो इसने ऊपर किया हुआ है इसको हम इंपोर्ट करें. बल्कि इसको मैं चला लेता हूँ. ठीक है, लेट्स रन दिस सेल. इतना टाइम क्यों ले रहा है? अच्छा ठीक है. एंड लेट्स क्रिएट सम सिंपल अरेज स्मॉल साइज के. ठीक है ना, ये दो मैं यहाँ पे चला लेता हूँ. I want to copy them here and let's change this 0.1 to 0.5 so that they are not too large. ठीक है, okay. So now अब आप x को देखें तो ये array है 2D. ठीक है, y भी 2D array है. अब आप x को जरा गौर से देखें. इसने क्या किया है, उसने रेप्लिकेट कर दिया उन वैल्यूज को. ठीक है, ओके सर. तो x सर इसका फायदा क्या होगा? अब देखें ना, अब ये x का इसने 2D मैट्रिक्स बनाया है ना, पूरा x इसने रिपीट किया हुआ है. अब आप यस y सर. को देखें तो अभी मैं आपको y दिखा रहा हूँ, y भी इसी तरह रिपीटेड है, यस सर. लेकिन स्टाइल डिफरेंट है. x को उसने हॉरिजेंटली स्लाइड किया हुआ है, y को उसने वर्टिकली स्लाइड किया हुआ है. नहीं, बल्कि सॉरी x को आप इमेजिन करो एक रो है और रो को उसने नीचे स्लाइड किया हुआ है. इस y को उसने कॉलम बना के फिर स्लाइड किया हुआ है. तो अब 2D में हर पॉइंट पे एक पॉइंट x से आ रहा है, एक y आ रहा है. जिस तरह मैथ में आप करते हैं ना a क्रॉस b, वो जो लिखते हैं आप कार्टेशियन प्रोडक्ट, याद है आपको? यस सर. यस सर. यस सर. दैट्स ये उस टाइप की चीज बना रहा है. ये 2D को इसी तरह फिल कर सकते हैं. ओके सर. तो अब उसमें जब आप फंक्शन भी आपका 2D है, तो फंक्शन जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो फंक्शन को हर पॉइंट पे x और y की वैल्यू मिल रही है और सारी वैल्यूज मिल रही है. ठीक है, सही है सर. So I can now remove this.
एंड दिस इज नॉट जस्ट, अच्छा ये mesh grid 2 के लिए है, क्योंकि mesh is a word which we only use for 2D grids. तो अगर ये आप मल्टीपल डायमेंशन में करना चाहते हैं तो फिर ये n ग्रेड हो जाएगा, n ग्रेड इस तरह, n ग्रेड, यू कैन ट्राई दैट. तब हमारे पास ये 2D सरफेस प्लॉट हो गया. अच्छा, अब इसने चूंकि बिकॉज यू आर आस्किंग numpy टू प्लॉट इट फॉर यू, तो रिमेंबर कि ये इंटरपोलेशन खुद ही कर रहा है ये, ठीक है, ये खुद ही इसको इंटरपोलेट कर रहा है, कि आपने तो पूरा डेटा नहीं दिया हुआ. सो बट व्हाट वी वांट टू लर्न इज वी वांट टू लर्न दैट इंटरपोलेशन आवरसेल्फ, ठीक है. तो अब नेक्स्ट सेल पे आ जाएं. अगेन वी डिफाइन द फंक्शन 2D, we generate one dimensional data, and अच्छा ये मैंने शायद पिछली दफा ना शायद समझाने के लिए ये लाइन लिखा हुआ है कि अगर आप ये कर दें तो क्या बन जाएगा. देखें, दिस इज एक्चुअली मीनिंगलेस, ठीक है. आप ये ना समझे कि कोई सीरियस चीज हो रही है. ये मैंने शायद पिछले दफा ये ऐड किया था कि अगर आप ये ट्राई कर लें तो आपने अप्लाई तो कर दिया एफ ऑफ एक्स वाई, लेकिन यू विल गेट 1D array and that will not be meaningful, ठीक है. So you can think of actually you can comment this, ठीक है. अब यहाँ पे हमने क्या किया, mesh grid और 2D array बना दिया हमने x, y और z का. और this is something which you need to understand now. तो आप देख के बताएं, आपके ख्याल में ये जो ऑब्जेक्ट हमें दे रहा है ये किस टाइप का होगा आपके ख्याल में? आप इसको क्या दे रहे हैं? इसको आप दे रहे हैं एक्स वाई, वो जो ओरिजिनल 2 एरेज हैं. फिर आप उसको z दे रहे हैं फंक्शन, ठीक है. So for some reason x this new function does not require the full x and the full y. उसको अगर आप स्मॉल x स्मॉल y दे दे, he is still happy with that, ठीक है, क्योंकि इसने प्लॉटिंग नहीं करना. z इसको चाहिए 2D वाला, और आप इसको दे रहे हैं क्यूबिक मेथड आपने इसको बता दिया. तो आपके ख्याल में ये क्या बना रहा है? थिंक अबाउट दिस ऑब्जेक्ट z2 के ऑब्जेक्ट क्या चीज होगी आपके ख्याल में? अब बाकी जो हमने पहले किया था ना, जब हम इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल बनाते थे, तो इफ यू रिमेंबर, इफ यू आस्क numpy टू डू इट फॉर यू, तो आपको फंक्शन दे देता और वही आपका पॉलिनोमियल होता था. सो दिस विल बी द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल बट इन 2D, राइट. तो ये किस पे अप्लाई होगा आपके ख्याल में? जिस तरह ये स्मॉल f किस पे अप्लाई हुआ है? x और y पे ना, कैपिटल x और कैपिटल y पे. You should expect this z2 to behave just like f, which means that it should apply to capital X and capital Y, but it will be better than small f क्योंकि ये इंटरपोलेटिंग है, ठीक है. ये बाकी वैल्यूज पे भी, मतलब जो इस ग्रिड से बाहर वैल्यूज है, ये उनको के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं. ये बात समझ आ गई या नहीं? So it is the interpolating version of that small f, right? But it's a polynomial. That is not a polynomial. This is a polynomial. क्योंकि cubic का मतलब ये है कि cubic basically 2-dimensional cubic spline बना रहा है, ठीक है. और ये because it is cubic spline, so it will not be a single polynomial. ये भी आपको याद रखना चाहिए. It will be piecewise splines, right? और वो आपको ऑलरेडी पता है. तो अब इसको अगर हमने टेस्ट करना है, तो again this time we generate new arrays so that we can test our interpolating function. It's good to call it interpolating function and not interpolating polynomial because it's not a single polynomial. So interpolating function. और अब आप 100 वो देखो ना, 10 are just few points but 100 is more. So we need 100 points. फिर आप उसका ग्रिड बनाएं और इस ग्रिड पे आप
Z2 अप्लाई कर दें, इंटरपोलेटिंग जो पॉलिनॉमियल फंक्शन है, ठीक है, और अब इनको कंपेयर करें। और ये आपके पास जो प्लॉटिंग फंक्शंस है, ये जो सब प्लॉट्स है ना, ये वो बना देता है, दो पोर्शन बनाता है और उसमें अलग अलग प्लॉट्स आप कर सकते हैं। तो ये जो एक्सिस है ये बेसिकली दो एक्सिस है, सो एक्सिस ऑफ 0 और एक्सिस ऑफ 1। एक में आप ओरिजिनल फंक्शन प्लॉट करते हैं और एक में आप इंटरपोलेटिंग का रिजल्ट प्लॉट करते हैं। तो व्हाट कैन यू सी फ्रॉम दीज टू प्लॉट्स? लेफ्ट साइड पे ओरिजिनल है और राइट साइड पे इंटरपोलेशन का जो रिजल्ट है। क्या आपको नजर आ रहा है यहाँ पे डिफरेंट? हम्म आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक चीज नोट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये ग्रीन स्ट्रिप, ये जो येलो स्ट्रिप बीच में है ना, तो येलो स्ट्रिप और राइट साइड पे ग्रीन और लेफ्ट साइड पे ग्रीन, तो वो पूरा रेक्टेंगल बना रहा है, तो उसको फिल कर रहा है, क्योंकि इट हैज टू जॉइन दोस पोर्शंस। इसके पास क्योंकि डेटा नहीं है, तो वो उसी को जो है ना वो उसी वैल्यू को यूज कर रहा है पूरे रीजन के लिए, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसको क्यूबिक स्प्लाइन बना रहे हैं। तो हमारी जो इंटरपोलेशन है, the way these colors actually change with x-axis and y-axis, that is much smoother than you can see on the left. Left पे वो suddenly change हो जाता है वैल्यू। तो आपको याद आ रही है वो जो इंटरपोलेट हम स्प्लाइन जब सीख रहे थे, तो एक लिनियर स्प्लाइन था और एक क्यूबिक स्प्लाइन था। लिनियर स्प्लाइन में आपको याद है वो लाइंस को ज्वाइन करता है और फिर अचानक वो डायरेक्शन चेंज करता है, तो सो इट्स लुक्स वेरी स्ट्रेंज, या तो यहाँ पे भी वही है कि ये इट्स चेंजिंग द कलर सडनली बिकॉज इट्स लीनियर इंटरपोलेशन। और राइट साइड पे क्या है, क्यूबिक स्प्लाइन इंटरपोलेशन है। ये लीनियर स्प्लाइन है और वो क्यूबिक स्प्लाइन है। तो क्यूबिक स्प्लाइन इज सपोज्ड टू बी स्मूथ, राइट? तो आपको 2D में भी ये चीज नजर आ रही है। तो इमेजिन कर सकते हैं कि किसी इमेज को अगर आपने इम्प्रूव करना है, बिकॉज यू डोंट लाइक द सडन ट्रांजिशंस ऑफ कलर्स, so cubic spline is one way to achieve that, right? क्लियर हो गया? और इसमें की रोल इस फंक्शन का है, रेगुलर ग्रिड इंटरपोलेटर। और अगर यहाँ पे आप क्यूबिक की जगह लिनियर कर दें, तो हो सकता है ये इन दोनों में कोई फर्क ना हो। लेट्स सी कि लिनियर कोई सपोर्ट करता है कि नहीं। लेट्स ट्राई लिनियर, ठीक है। आपने देख लिया कि यू लॉस्ट दैट स्मूथनेस, ठीक है। और अगर मैं इसको क्यूबिक दोबारा करता हूँ, so you get a better plot. सॉरी, ये कहाँ पहुंच गया है? Yeah, it is smooth in both dimensions. अब इमेज प्रोसेसिंग में इसका एक एप्लीकेशन यहाँ पे इसने शो किया हुआ है। For this example, you need some more libraries like image.io, इंटरफेसिंग लाइब्रेरी है images के साथ डील करने के लिए। तो numpy, scipy, interpolate, वो सारी चीजें। image.io का ये फायदा है कि you can read an image, ठीक है। तो ये डायरेक्टरी में एक lena.jpg इमेज है, ये काफी पॉपुलर। ये it was actually a painting by an Italian famous painter। नाम उसका मैं भूल गया हूँ, लेकिन कोई फेमस पेंटर है और उसने ये पेंटिंग बनाई थी। तो इट इज यूज्ड वाइडली इन इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस एज अ बेंचमार्क कि lena.jpg को अगर आप जो है ना वो कर सकते हैं इम्प्रूव, तो योर एल्गोरिथम इज बेटर देन अदर्स। तो प्रिंट lena.shape, इससे आपको इसके शेप का पता चल जाएगा कि कितने इसमें पिक्सल्स हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। और that is used to actually scale the values. So clip is a function provided by NumPy, which actually
scales all the values between 0 and 1. 0 and 1 वो बाउंड्रीज को अवॉइड करने के लिए 0.01 और 0.099 और 255 आपको पता है इंटेंसिटी की जो है ना वो मैक्सिमम वैल्यू है, तो अगर आप उस पर डिवाइड कर ले तो आपके पास सारी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान आ जाएंगी. तो दिस इज जस्ट टू मेक, आई मीन आपको याद होगा मैंने एक वर्ड यूज किया था इसके लिए, टू नॉर्मलाइज द डेटा. ठीक है ना, नॉर्मलाइज, ब्रिंग ऑल द डेटा बिटवीन 0 एंड 1. फिर आप चैनल्स को रिमूव वो करें, आइडेंटिफाई करें, रेड चैनल, green channel and blue channel because it's a color image. So the third axis है वो channel के लिए है कि red channel, green channel and blue channel, and the first two dimensions, yeah, they are used for the grayscale of each color. So these two will tell you how much red, yeah, red के अंदर फिर different वो है, हर pixel कितना red है, कितना % red है वो, और वो 0 to 255 की बजाय हम उसको मैप कर रहे हैं 0 to 1. So 1 will mean fully red, ठीक है, if you want to understand this. 255 which has been changed to 1 in this case, and that will mean fully red, right? Or 0, again 0, that will mean yeah, basically black, yeah, 0% red, yeah, 0% red, and this can be thought of as 100% red. ठीक है. So now if you apply this regular grid interpolator on all the three channels, the red channel, the blue channel, the green channel, the blue channel, and let's say you choose linear interpolation, you can change it later. और लेकिन चूंकि image है तो linear जरा computationally less expensive होगी compared to cubic spline, and then you just store these interpolations. These interpolations will then be called better red. better red का मतलब है कि आपने interpolation के बाद इसको improve किया हुआ है. So you apply better red, better green, and better blue to those grid points. Remember, and these grid points are a consequence of the mesh grid, क्योंकि आप उन पे जो है ना अभी टेस्ट करना चाहते हैं इसको. And yeah, we want to have 10 times more data, yeah, n times 10. तो उसके अलावा तो आपके पास बिल्कुल स्टैंडर्ड कमांड्स है. image show का कमांड है, और पहले आप शो करते हैं ओरिजिनल इमेज को, और फोटो 1 ओरिजिनल है और फोटो 2 आपका इंटरपोलेशन के बाद है. रिमेंबर, फोटो 2 इज आफ्टर द इंटरपोलेशन. और अब देखो, अगर आप इनको प्लॉट करें तो राइट इज द इंटरपोलेटिंग इज द इमेज आफ्टर इंटरपोलेशन एंड लेफ्ट इज द इमेज बिफोर इंटरपोलेशन. अब इसमें जो फर्क है वो नजर नहीं आ रहा. क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि हमारी जो आईज हैं वो इतनी डिटेल को जो है ना वो उसके लिए बनी नहीं है वो. ठीक है ना, वी नीड certain अब जो least distance of distinct vision आपको याद होगा. तो to be able to see the difference, we need to actually cut out some smaller portion of these images. तो फोटो 1 से भी हम बेसिकली सिर्फ ये पोर्शन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं 50 to 80, और फोटो 2 से 500 to 800, और इसको फिर हम जूम करते हैं, जूम 1, जूम 2. मतलब आपको जूम करने की जरूरत ही नहीं है. अगर आप वो फुल आपकी स्क्रीन के एक्सटेंट पे आप उसी को प्लॉट करते हैं तो वो जो प्लॉटिंग एप्लीकेशन है वो खुद ही उसको जूम कर देगा. सो दीज टू आर नाउ बीइंग जूम्ड बिलो. तो इसका जूम्ड वर्जन है, इसका कोई मेरे ख्याल में इसने सिर्फ इसके आई राइट साइड के आई को जो है ना शो किया हुआ है, और राइट साइड पे भी. अब आपको नजर आ रहा है दोनों में क्या फर्क है? कैन यू एक्सप्लेन इट? क्या क्या इंप्रूव हुआ है इसमें?
तो क्वालिटी बेहतर होगी, क्लैरिटी अच्छी है। नहीं, लेकिन उस क्वालिटी मैं चाहता हूँ आप वो लैंग्वेज यूज करें ना, मतलब वो न्यूमेरिकल लैंग्वेज यूज करें ना, कि रेजोल्यूशन से है। नहीं देखो ना आप मतलब यहाँ पे हमने क्या लैंग्वेज यूज की थी, लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि ये जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो जो ट्रांजिशंस है कलर्स की वो स्मूथ नहीं है, ठीक है, वो सडन ट्रांजिशंस है। तो यहाँ पे बेसिकली इट्स अ स्मूथ फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे भी आप वो लैंग्वेज यूज करें कि यहाँ पे जो डिफरेंट कलर्स है, ऑल्दो इट्स अ कलर्ड या इमेज, लेकिन एक कलर जब एक पॉइंट से दूसरे स्पेस में या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आप जब मूव करते हैं, तो व्हाई डू यू सी दोज स्क्वायर्स, क्योंकि वो कलर जो है ना वो सडनली चेंज हो जाता है। यहाँ पे वो स्मूथली चेंज हो रहा है, ठीक है। So you can think of it as mathematically it's a smooth function in 2D compared to the left. That was all from this chapter, right? तो हमने जो 2D की दोनों एप्लीकेशन देखी है, we did not see the math, we did not see any algorithm, लेकिन जो कम से कम जो SciPy हमें प्रोवाइड कर रहा है ये फंक्शन रेगुलर ग्रिड इंटरपोलेटर, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये मेरे ख्याल में आप खुद कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ लिनियर और क्यूबिक देखा हुआ है। मे बी यू फाइंड आउट कि वहां पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो। सो डू ट्राई दोज ऑप्शंस, ठीक। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा फनी सिचुएशन। हाँ ठीक है, इससे इसको अगर मैं बंद कर दूं तभी वो दूसरा निकल आएगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज बेसिकली न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन आपको याद आ रही है, कोई किसी कोर्स में आपने पढ़ी हो एज एन एग्जाम्पल? कैलकुलस में इस तरह की एग्जाम्पल याद है या नहीं की थी उसमें? नहीं की थी सर। तो उसमें इंटीग्रेशन सिर्फ वो होती थी जो जो एनालिटिकल फार्मूला, बेसिक। जो फार्मूला आप यूज करते यस हैं, सर। ठीक है, सही है। यस। इट्स एक्चुअली क्वाइट अनफॉर्चुनेट, क्योंकि जो इंटीग्रेशन का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है ना, जो हिस्टोरिकली डेवलप हुआ है, वो रीमान इंटीग्रल है। रीमान इंटीग्रल आप को नाम मैंने बताया था एक चैप्टर में, रीमान सम। सो इंटीग्रेशन एक्चुअली इज हिस्टोरिकली डिफाइंड एज अ सम। बाद में उसको जो है ना वो उसका जो लिमिट है वो आपका, तो हम क्या कर रहे हैं, हम वो लिमिट को यूज कर रहे हैं, और जो न्यूमेरिकल उसका जो वर्जन है वो बैकग्राउंड में चला जाता है, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट। बट हियर यू विल गेट टू नो अबाउट सर्टेन सम ऑफ दोस थिंग्स। तो वैसे तो बहुत सारे इसमें रूल्स हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के, लेकिन द मोस्ट पॉपुलर वन इज व्हाट वी कॉल द मिड पॉइंट रूल। और मिड पॉइंट रूल ये है कि मेरे मेरे ख्याल में ना मिड पॉइंट रूल मुझे शायद आपको कोई और एग्जांपल, यहाँ पे ना ग्राफ नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ग्राफ होता तो मैं बता देता। बट एनीवे यू कैन इमेजिन इट फ्रॉम दिस पैराग्राफ। अब आप इमेजिन करिए कि जब आप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करते हैं, तो किसी भी ग्राफ में आप बनाते हैं, यू मेक दोज रेक्टेंगल, राइट। और उन रेक्टेंगल में से हर एक स्मॉल रेक्टेंगल्स, and it is much easier to calculate the area of each rectangle, right? And then you add all those areas. अब उसमें मिड पॉइंट रूल कहां से आ जाता है? जब आप रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, आई थिंक आई नीड टू शो यू एटलीस्ट समथिंग। ये आई नीड टू स्टॉप शेयरिंग, और अब मैं शेयर करना चाहता हूँ फुल स्क्रीन, ठीक है, एंटायर स्क्रीन, ताकि अगर मैं कोई और चीज खोल दूं तो आपको वो भी नजर आए। सो लेट मी ओपन द मेन टेक्स्ट बुक। होपफुली उसने इसका कोई ना कोई डायग्राम दिया होगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू ड्रॉ इट हियर। कैलकुलस फैक्ट, और हो सकता है इसमें भी हो।
न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में अगर नजर आ गया तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी फिर उसकी। हाँ ये है डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको नजर आ रही है ये? हाँ जी। अच्छा, अब इसमें अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो उसकी बात की थी ना, वो रेक्टेंगल्स की। तो लेट्स से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपके पास एक कर्व है और इसमें आपने रेक्टेंगल बनाए हैं, और ये इनमें से एक रेक्टेंगल इसने जूम किया हुआ है, ठीक है। तो अब रेक्टेंगल में अब चूंकि जो कर्व है वो आप चाहते तो आप ये रेक्टेंगल ऐसे बना सकते थे कि इस लेफ्ट का जो है ना, ये जो x नॉट इज इक्वल टू a है, इसका जो अपर पॉइंट है यू कुड हैव मैच्ड इट विद द कर्व, कि ऊपर चला जाता, ठीक है। और ये जो x1 इज इक्वल टू b है, इसका नीचे चला जाता, और ये दोनों पॉइंट्स आप जो है ना वो कर्व के साथ मैच कर सकते थे, लेकिन फिर ये रेक्टेंगल ना होता। तो अब आपके पास तीन टाइप के रेक्टेंगल्स बन सकते हैं। एक रेक्टेंगल ये है कि उसमें आप y एक्सिस पे लोअर वैल्यू सेलेक्ट कर दो। इस कर्व में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है जो इस रेक्टेंगल के साथ कोइंसाइड कर रही है? कैन यू टेल मी व्हिच वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज मैचेस द रेक्टेंगल एंड इज द स्मॉलेस्ट? वो कौन सी है? जो रेक्टेंगल को क्रॉस भी करे लेकिन वो स्मॉलेस्ट हो। एफ ऑफ व्हाट होगा? एफ ऑफ ए होगा या एफ ऑफ बी होगा या एफ ऑफ ए प्लस बी बाई 2 होगा? बी होगा बी सर। होगा। एफ ऑफ बी। तो अब आप इमेजिन करें कि एक ट्रायंगल आपका ये बन सकता है कि लेंथ उसकी वही है फ्रॉम ए टू बी, लेकिन हाइट उसकी क्या हो? एफ ऑफ बी हो। तो ये ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल होगा, राइट? ट्रायंगल नहीं, सॉरी, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। सो दैट रेक्टेंगल will underestimate the area, क्योंकि एक्चुअल एरिया तो ज्यादा है, आपने यू चोज a rectangle which is smaller, right? ये बात समझ आ गई? अब आप दूसरा इमेजिन करें, हाईएस्ट वैल्यू क्या है जो क्रॉस कर रही है इसको, रेक्टेंगल को? हम्म? छः एफ ऑफ प्लस ए। बी बाई 2। तो आप वो रेक्टेंगल इमेजिन करें, that rectangle will have a larger area, so that will be overestimating the function, right? The area of the function. तो अब आप मिड पॉइंट, अब आपको समझ आया इसने मिड पॉइंट रूल क्यों चूज किया हुआ है? इसने वो पॉइंट उठाया है जो मिड पॉइंट पे है, so it will neither be overestimating nor underestimating. It is actually the average of those two values, right? ये basically mean value theorem को apply कर रहा है. So that is why this midpoint rule is so popular, कि it is actually kind of the sweet spot between those two extreme. एक केस में your answer is less than the actual, and in the other case your answer is larger than the actual, तो it is kind of closer to the actual. Guaranteed अभी भी नहीं है, लेकिन उन दोनों से बेहतर है। ये बात समझ आ गई? अगर ये क्लियर है तो then I move back to the Jupyter notebook. So I assume that you got it, right? So let's get back to that. अब आपको समझ आ सकती है कि मिड पॉइंट रूल क्यों इंपॉर्टेंट है। You choose that point, yeah, f of a plus b by 2, and then you multiply it b by, क्योंकि b minus a is the अच्छा, और इसने जो मिड पॉइंट रूल जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, इसने छोटे छोटे रेक्टेंगल नहीं बनाए, इसने एक ही रेक्टेंगल बनाया है, बट ऑफ कोर्स this is very coarse, this is very crude. So we would like to actually apply this process to smaller rectangles, and in each of the smaller rectangle we apply the same midpoint rule. तो फिर इसको हम कहेंगे composite midpoint rule, या ये मेरे ख्याल में बुक में कहीं ना कहीं दिया होगा, लेकिन लेट्स गेट बैक टू द जुपिटर नोटबुक। आपको मेन समझ आ गई बात कि कंपोजिट रूल में आप क्या कर रहे हैं, you make those small intervals, right? And in each interval you apply this rule, this midpoint rule. तो हर इंटरवल में आप you calculate the midpoint,
and then you evaluate the function at the midpoint, multiply it with the length of that particular rectangle, and if we choose the rectangles uniformly, this length will be the same, h, for all the rectangles. So ultimately, the area calculation or the integral calculation boils down to a sum of these areas. Yeah. तो लेट्स से आपने अगर इसको करना है, इसने अप्लाई करना है sin x dx from 0 to 2 pi. Analytically, you know the answer should be 0. So let's try it with the with numpy. तो lambda function पहले आप बना लें फिर. Let's choose 10 points क्योंकि we go for composite rule, or choose a to be 0, b to be 2 pi, yeah, 2 pi, or h is the length of each rectangle, so it is b minus a, and because you want n intervals, so you divide that by n, so as to have a uniform length, and then you generate your grid length space, and then you generate those values, yeah, xi plus 1. Basically we want these intervals, yeah, xi plus 1. Call them the midpoints zi. तो चूंकि हम इसको अब 2 पे डिवाइड भी कर रहे हैं, तो these are our midpoints. So z is the array of midpoints, yeah, one for each rectangle. और h चूंकि हर दफा रिपीट हो रहा है, so you multiply h by ones, yeah, ones like. ये ones like function बड़ा इंटरेस्टिंग है. It gives you ones, लेकिन like क्या करता है कि वो जो z का टाइप है ना, z can be of integer type, it can be real, it can be double, yeah, single, floating point. तो z के टाइप को ज़हन में रखते हुए ये ones बना रहा है, ठीक है ना. तो वो कंप्यूटेशनली बहुत आसान हो जाता है कि when you have the same types, float with float, integer with integer, and so on and so forth. और फिर ये फंक्शन है इनर प्रोडक्ट. आपको याद है ना लिनियर अलजेब्रा से? इनर प्रोडक्ट क्या करता है? it takes two arrays and it multiplies element by element and then adds them, yeah. So z or f की, f of z की, नहीं सॉरी w और f of z की हर पॉइंट पे ये इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा है. सो इट्स काइंड ऑफ डॉट प्रोडक्ट. तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखें, इट इज लाइक डॉट प्रोडक्ट, राइट. आप f की वैल्यू ले रहे हैं मिड पॉइंट पे और उसको उस रेक्टेंगल की लेंथ से मल्टीप्लाई करें, देन यू आर एडिंग. सो दिस समेशन इज एक्चुअली अ डॉट प्रोडक्ट. तो बजाय सम या फॉर लूप लगाने के, we simply call the inner product, yeah. So the result is very close to 0 as expected, yeah, because theoretically we expect the value 0. ये clear हो गया? So what we learned so far is the midpoint rule, which is actually a compromise between the. अच्छा, ये जो दूसरा रूल है ना जो मैंने आपको बताया है, आप चाहें तो आप हाईएस्ट वैल्यू उठाएं और या लोवेस्ट उठाएं, उनके लिए भी नाम है. और मे बी इफ यू आर यूजिंग सम अदर सॉफ्टवेयर, दे आर यूजिंग अपर सम एंड लोअर सम, ठीक है ना. तो स्मॉलर वैल्यू के लिए फिर लोअर सम होगा और हायर के लिए अपर सम होगा. So okay, Newton-Cotes quadrature rule. अब ये ना थोड़ा सा it's kind of improvement कि अगर आप ये मिड पॉइंट रूल को देखें तो it looks like this is the best rule, but it is only acceptable if we choose our intervals to be small, ठीक है. क्योंकि this between a and b, this function should behave like a straight line. If it is not
behaving like a straight line. देखो ना straight line का क्या फायदा है, आप देखें, if you can assume that the function is a straight line between a and b, तो उसका फायदा ये है कि जो मिड पॉइंट रूल है वो एग्जैक्ट वैल्यू आपको देगा। जितना ये राइट साइड पे ओवर एस्टिमेट कर रहा है, if you think about it, the rectangle in the midpoint rule is overestimating the area on the right side, and it is underestimating it on the left side. If you can assume that the line of the function is straight, then the overestimation and the underestimation, they actually are equal and the overall value is exact. लेकिन ये जरूर अगर ये आपका a और b क्लोज ना हो, if a and b are too far away, और इसका मतलब आपके जो रेक्टेंगल्स हैं वो आपने if they are not of small width, small enough, तो फिर ये मिड पॉइंट रूल भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल नहीं होंगी। So उसके लिए फिर improved methods are required, and Newton-Cotes quadrature rules, it is actually a family of methods. You should not see this as a single method, but a family of methods. और family of methods इसलिए कह रहा है कि ये क्या कर रहा है, it is using interpolating polynomials, जिस तरह spline है, linear है, ठीक है ना, quadratic है, तो या Lagrange है। So if you have some polynomials, yeah, and if you use those polynomials as your choice, तो आप बेसिकली फंक्शन को पहले फंक्शन को रिप्लेस करें बाय एन इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, ताकि बीच में जो गैप्स हैं वो फिल हो जाएं। पहले जब गैप्स फिल हो जाएंगी तो उसके बाद अगर बेशक आप उसके ऊपर मिड पॉइंट रूल अप्लाई कर भी दें तो वो वहां पे आपकी एजम्पशन हो सकती है कि इट्स स्ट्रेट लाइन, क्योंकि नाउ यू हैव अ स्मूथर फंक्शन। तो ये पहले क्या करता है, ये फंक्शन को रिप्लेस करता है बाय दीज पॉलिनोमियल्स, और इनके फिर डिफरेंट क्या हैं, फ्लेवर्स हैं। तो among this family of Newton-Cotes quadrature rules, the first family is called trapezoidal, ठीक है। trapezoidal में क्या करता है, वो इस n को 1 करता है, इस n को, या और if you think you just have your basic formula, trapezoidal rule, very similar to the midpoint rule. I mean, it's not similar, it's not the same but similar. कंपोजिट क्या है कि कंपोजिट में आप मल्टीपल करते हो वैल्यूज, और या यू हैव दिस सम, और इस सम में आप चेक करें कि ये 2 आपके पास जो आ रहा है इधर 2 2 2 2, दिस 2 इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस चॉइस, राइट। अच्छा, और यहाँ पे सर कुछ बच्चे वेटिंग में हैं, उनको एक्सेप्ट कर। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, एक चीज शायद मैंने नोट नहीं की और आपको नोट करनी चाहिए थी। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि ये जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप गौर करें ट्रेपेजॉइडल और कंपोजिट में इसने कुछ नहीं किया, इसने सिर्फ n की वैल्यू चेंज की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल इज स्टैंडर्ड, और कैन यू सी इट फ्रॉम द सिंबल्स। न्यूटन कॉटस रूल को गौर से पढ़े, इसने जो समेशन दिया हुआ है, ये इस समेशन में स्मॉल एल क्या है आपके ख्याल में? ये पकड़ा ही नहीं दे रहा ये। हाँ। ये एल क्या है आपके ख्याल में? वी हैव यूज्ड दिस सिंबल बिफोर, और ये मेरे ज़हन से निकल गया था। स्मॉल एल किसका सिंबल था, याद है आपको? It's a known function which we have been using in this chapter, in the previous chapter, sorry, chapter 6 में। ये लग्रांज पॉलिनोमियल, लग्रांज वो था, पॉलिनोमियल था, ठीक है। और आपको पता है कि वो कैसे लिखते हैं, वो आप चैप्टर 6 में जाएं, वहां पे उसने फार्मूला दिया हुआ है। सो लग्रांज का इवन नम पाई में फंक्शन भी होगा।
So we know the function. All we need to choose in this template is the value of n. हमें सिर्फ देखना है कि n हमने 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 10 रखना है. That's and a choice of n will give you a different method, right? तो n is equal to 1 के लिए आपको ट्रेपेजॉइडल रूल मिल रहा है, और n अगर आपने n की जनरल वैल्यू सेलेक्ट करनी है, ठीक है, तो आपके पास ट्रेपेजॉइडल रूल की जगह कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल बन जाएगा. मैं सिर्फ इसमें देखता हूँ कि क्या कोई चीज मैं मिस तो नहीं कर रहा. प्लेट सेपरेटली इन डिविजन्स ऑफ द इंटरवल. अच्छा, ये हाँ, बेसिकली ये इसी रूल को ना, जिस तरह हमने मिड पॉइंट रूल को, सो इट्स आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू कॉम्प्लिकेट इट. यू डोंट नीड टू कॉम्प्लिकेट द थिंग. यहाँ से आप सिर्फ n को 1 करें, सेट n to 1, तो यहाँ से आपको ये ट्रेपेजॉइडल रूल मिल जाएगा, जस्ट लाइक द मिड पॉइंट रूल. सो यू कैन कंपेयर इट विद द मिड पॉइंट रूल. मिड पॉइंट रूल भी आपको याद है, सिर्फ एक ही रेक्टेंगल बना रहा था ना. So there was only one rectangle between A and B, but you took the midpoint. And then you had a composite midpoint rule, where you applied the same rule to smaller rectangle. तो यहाँ पे भी आप ये कह रहे हैं कि पहले गो में आप न्यूटन कॉटस को स्पेशलाइज करें to what we will call the trapezoidal rule, one rectangle n is equal to 1, और फिर आप इसी रूल को, without going back to this Newton Cottis quadrature, just go with this, but now apply this to those smaller rectangles. तो आप स्मॉलर रेक्टेंगल्स बनाएं, n रेक्टेंगल्स बनाएं, या, और उनमें से हर एक के ऊपर ये ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करें, rather than going here and looking for Lagrangian, that will be complicated. हम वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है. We are just applying the trapezoidal rule to each smaller rectangle. That is why यहाँ पे मुझे ना, मैं expect कर रहा था कि यहाँ पे Lagrangian मुझे नजर आएगा, वो नजर नहीं आया, because this is a very simple approach, composite trapezoidal rule. तो ये अलजेब्रा जब आप कंप्लीट करेंगे, तो आई थिंक फॉर यू व्हाट मैटर्स इज दैट द फाइनल समेशन विल बी ऑफ दिस फॉर्म. यू हैव h/2 एंड यू हैव f of x naught and f of xn. तो जो एंड पॉइंट्स है f of x naught and f of xn, वो दे आर एज इट इज. उसके अलावा जो पॉइंट्स है f of x1, 2, उन सब के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है. दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. और ये उधर नहीं होता था जब हमने कंपोजिट मिड पॉइंट रूल अप्लाई किया था, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था. उसमें आपको हर 2 पॉइंट्स का एवरेज लेना पड़ रहा था. सो यू नीड टू बी एबल टू कंपेयर दीज 2 रिजल्ट्स. ट्रेपेजॉइडल रूल का अगर आपने इंप्लीमेंट करना है, तो ऑल यू हैव टू डू इज टू अप्लाई दिस समेशन, राइट. या, यू डू नीड अ फॉर लूप हियर, क्योंकि ये समेशन जो है ना वो ग्रो कर रही है, तो इसको आप जो है ना वो वेक्टराइज नहीं कर सकते. तो यू हैव टू राइट दैट रूल. और you start, of course, the sum has to start with 0. This is very standard. और जो लास्ट 2 वैल्यूज है, अच्छा इंटरेस्टिंगली ये जो क्योंकि सेंटर में हर एक के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फॉर लूप में वो सिर्फ h को रियलाइज कर रहा है. और ये जो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट्स है, वो फॉर लूप के बाहर वो उसमें ऐड कर रहा है, ठीक है. सो टू द सम ही इज एडिंग दीज 2 वैल्यूज आउटसाइड द लूप. And if we want to test this for the sine function, so trapezoidal, the same rule, yeah, and you apply it to the sine function, and you can see the value, and you can compare it with the actual one. Acha, let's go back to the Newton-Cortis rule again. So if I want to repeat myself, Newton-Cortis quadrature rule will use Lagrangian polynomials. So what we did so far, we chose n is equal to 1, and the Lagrangian for n is equal to 1 will be very simple. That's why we got the trapezoidal rule, which was very simple. And the composite trapezoidal rule, we did not go back to Newton-Cortis rule. We just applied trapezoidal rule to smaller triangles, and the triangles were chosen uniformly. Yeah, uniformly means we use the same value of h, right?
same value of h. And for the next rule, we get back to Newton Cortes, and this time we choose n is equal to 3. But this n is equal to 3 is not like composite trapezoidal rule. We have to come here and we have to look for the Lagrangians and we have to specialize this summation. तो ये जब आप कर देंगे, of course the derivation is not included in this lecture or in the outlines, so that will give you the Simpson rule. Sorry, n is equal to 2 नहीं है, 3 नहीं है, n is equal to 2 है, right? n is equal to मैंने mistake n is equal to 3 कह दिया, n is equal to 2. So n is equal to 2 की केस में you will get the what we call the Simpson's rule. Composite बाद में आता है, पहले Simpson rule. तो Simpson rule में हम क्या करेंगे? Let me see if I can find a diagram for this in the textbook. क्योंकि मैं चाहता हूं आपको बिल्कुल इसी तरह का एक क्लियर पिक्चर आपके ज़हन में हो ना. और अभी आप इस दौरान आपको ना न्यूटन कॉर्टस का वो ट्रेपेजॉइडल रूल भी नजर आ जाएगा. ये न्यूटन कॉर्टस का जनरल प्रिंसिपल है, राइट? कि यू रिप्लेस द फंक्शन विथ इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स, लाग्रेंजियन, राइट? यहाँ पे कंफर्म हो गया कि आपका ये लाग्रेंजियन है. तो पहले गो में हमने we chose just one triangle, one rectangle, but instead of midpoint rule we joined f of a with f of b, right? ये मैं देखता हूँ कि क्या है इधर. Okay, you join f of a with f of b with a straight line, no rectangles, but you just go with a trapezoid. अब आपको समझ आ गया इसको हम trapezoidal rule क्यों कहते हैं, ठीक है? You just join the two lines. So, but of course, जिस तरह midpoint rule एक rectangle के लिए effective नहीं था, तो this will also be only effective if this was a straight line. क्योंकि straight line नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इस trapezoidal rule को हम periodically apply करते हैं, या for smaller rectangles. अब देखें यहाँ पे कितने rectangle नजर आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. You have 6 rectangles, and in each of those smaller rectangles you apply trapezoidal rule, right? So trapezoidal rule or composite, this now becomes the composite trapezoidal rule. Composite trapezoidal rule और composite midpoint rule, उन दोनों का principle यही है. Let me see if I can find a diagram for composite midpoint rule. अच्छा, इसने वो diagram नहीं दिया हुआ, ठीक है? But you can imagine such a diagram. Yeah, you can imagine such a diagram where instead of joining the line straight, you choose the midpoint, yeah? और midpoint फिर rectangles बनेंगे, ये trapezoids नहीं बनेंगे. अब हम आ जाते हैं सिम्पसन रूल पे. सिम्पसन रूल पहले क्या करेगा? So unlike midpoint rule and trapezoidal rule where you start with just one rectangle and then you make smaller rectangles, here you start with two rectangles. अच्छा, इसने डायग्राम नहीं दिया हुआ उसका, ठीक है? So you can imagine, let's go back to this diagram. Yeah, so instead of trying just one figure, you have two rectangles. Yeah, so you can have two rectangles, one between a and a plus b by 2 and one between a plus b by 2 and b, और उसके लिए आप Lagrange polynomial यूज करें. So the rule is when n is equal to 2 and n is equal to 2 will give you the next Lagrangian, which is quadratic polynomials. और इस फॉर्मूले में चूंकि h डिवाइडेड बाय 3 आ रहा है, अब नोट करें कि क्वाड्रेटिक में h डिवाइडेड बाय 2 आ रहा था, राइट? दिस इज जस्ट अ वे टू रिमेंबर इट. इवन कंपोजिट में भी डिवाइडेड बाय 2 आ रहा था. सिम्पसन रूल में चूंकि डिवाइडेड बाय 3 आ रहा है, तो बहुत से लोग इसको सिम्पसन 1/3 रूल कहते हैं, जस्ट टू रिमाइंड दैट इट विल हैव h by 3. एक और फर्क ट्रेपेजॉइडल से ये है
कि ट्रेपेजॉइडल में यहाँ पे सेंटर में 2 था, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है. Another difference is that in the center you had actual values और यहाँ पे midpoint rule. So you can think of Simpson rule as a combination or as a mix-up of trapezoidal rule and midpoint rule. इसमें वो midpoint feature भी है a plus b by 2 वाली, और इसमें वो trapezoidal वाली features भी हैं. ठीक है. So when you start with when you want to cover all the area with just 2 rectangles, you have Simpson rules. But if you want to improve the Simpson rule, you repeatedly apply it to smaller segments, और हर दफा पे आप 2-2 triangles बनाते जाएं 2-2 triangles, और repeatedly apply करें तो you will get the composite Simpson rule. And maybe the best way is to just try to make sense of this equation. ये जो last में दिया हुआ है इसने कि f of x naught और f of x n boundary पे, this is similar to what we had in the trapezoidal rule. फिर क्या था, center में वो they were all multiplying 2, but here it's alternating. Simpson rule में it alternates between 4 and 2, 4 and 2, right? तो पहला 4 दूसरा 2, पहला उसके बाद 4 फिर 2. So that is how it differs from the trapezoidal rule. और last difference क्या है कि h divided by 2 की जगह यहाँ पे h divided by 3 है. So it differs from trapezoidal rule in 3 ways, right? H by 3 instead of h by 2. And the center 4 2 alternate rather than just 2. And the first and the last value are the same, so yeah. And that way it does not differ from trapezoidal. अगर इसको implement करना है तो अच्छा, अब इसमें चूंकि हम चाहें तो अब वो for loop को avoid कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजों को ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, कुछ को 4 से कर रहा है. तो देखें यहाँ पे first try to multiply all the values by 2, leaving the boundary points. Of course s of 1 to n means कि आपने फाइनल पॉइंट भी एक्सक्लूड कर दिया और इनिशियल भी एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, और कॉलन n का मतलब है कि आखिरी को स्किप करेगा. एंड देन यू मल्टीप्लाई ओनली द वंस एवरी नेक्स्ट वन, या क्योंकि स्टेप साइज आपने यहाँ पे 2 रखा हुआ है. You multiply that again by 2, which means that you are effectively multiplying it by 4, yeah? तो पहले आपने सबको 2 से मल्टीप्लाई किया, leaving the boundary points, and then you multiply the even ones, ये evens है ना, to नहीं sorry, even नहीं, odd ones, yeah, these are the odd ones, 1 3 5, उसको आपने 2 से दोबारा मल्टीप्लाई किया, so effectively आपने उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, and finally you add all those values and then you divide by 3. So Simpson rule को भी आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. I think ये जो गॉस लेजेंडरी क्वाड्रेचर रूल है ये हम नहीं करेंगे आज. इसने यहाँ पे सिर्फ ये बताया है, ये आपके लिए एक पॉइंट रिमेंबर सो दैट यू कैन चूज द बेस्ट मेथड. और वो क्या है कि द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस ऑफ अ क्वाड्रेचर फार्मूला, मतलब हम जो भी क्वाड्रेचर फार्मूला यूज करते हैं वो न्यूटन कॉर्टिस का हो या अच्छा, वैसे आप गेस कर सकते हैं कि क्वाड्रेचर फार्मूला का क्या, क्वाड्रेचर का क्या मतलब होगा इस केस में, when we say क्वाड्रेचर फार्मूला, आपके जहन में क्या आता है क्वाड्रेचर से? Do you think it has something to do with quadratic formula or quadratic polynomial? Yes or no? No idea, sir. ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि you will see this term every time you calculate area. तो अब आप बताएं कि इसका क्या मतलब है, regardless of the method you choose.
सो क्वाड्रेचर इज जस्ट अ नेम फॉर एरिया, ठीक है। 2D एरिया जब भी आप कैलकुलेट करते हैं उसको क्वाड्रेचर कहते हैं। अब ये आई डोंट नो इसको क्वाड्रेचर क्यों कहते हैं, वो डिक्शनरी देखनी पड़ेगी, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से या क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मे बी इट हैज सम कनेक्शन के, चूंकि आप जब एरिया रेक्टेंगल का कैलकुलेट करते हैं तो उसको आप स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर शायद क्वाड्रेटिक की तरह है, सो मे बी देयर इज वन कनेक्शन। अच्छा, अब यह है कि द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस ऑफ ए क्वाड्रेचर फार्मूला, तो जो भी आप फार्मूला यूज कर रहे हैं, चाहे वो सिम्पसन रूल है, चाहे वो न्यूटन कॉर्टिस की कोई और फैमिली है, वो है ट्रेपेजॉइडल है, ठीक है, मिड पॉइंट है, ऑल द फार्मूलाज द क्वाड्रेचर फार्मूला, तो हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल आप लेट्स से ये अप्लाई करते हैं पॉलिनोमियल पे, व्हिच मींस कि इवन दो यू कैन कैलकुलेट एरिया फॉर एनी फंक्शन and you will still be calling it a quadrature formula. But what if we choose to apply it only to polynomials? ठीक है, so for the function f we only choose polynomials, और polynomials में different degrees होती हैं, 0 degree polynomial, 1 first degree polynomial, 3rd degree polynomial, second and so on and so forth. तो अब जिस highest degree के लिए आपको ये exact value दे रहा है, let's say 3rd के लिए भी exact दे रहा है, 2nd के लिए भी दे रहा है और 1st के लिए भी दे रहा है, और 3rd के बाद ये inexact हो जाता है, तो it means that 3rd is the highest degree polynomial for which the formula gives me the exact area, which means exact quadrature. उसको हम कहते हैं degree of exactness, right? So this way we can actually classify different formulas and we can rank them based on their degree of exactness. तो अब अगर मैं कहता हूं कि नहीं ये फार्मूला इस फार्मूले से बेहतर है, तो मैं क्यों कहूंगा? क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस क्या होगी, वो बेहतर होगी। So although Simpson's rule was designed to be exact for polynomials of degree 2, it happens to be exact also for polynomials of degree 3 and therefore has a degree of precise 3. It is very interesting. Simpson rule के बारे में ये चीज बड़ी unintuitive है, non-intuitive है कि वहां पे apparently वो सेकंड डिग्री के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन ये थर्ड के लिए भी एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है। तो ऑफ कोर्स इसकी कोई मैथमेटिकल रीजन होगी जो हम डिस्कस नहीं करना चाहते। सो अब आपके जहन में क्वेश्चन जरूर आएगा कि even though we are speaking about general functions, but degree of exactness is only defined if we choose f to be polynomial. ये क्यों है? उसकी वजह बेसिकली ये है कि इन सारे मेथड्स में अगर आप देखें, you need interpolation, right? और इंटरपोलेशन, सारे मेथड्स इंटरपोलेशन के पॉलिनोमियल बेस्ड होते हैं, ठीक है, even if you have piecewise polynomial. So it makes sense to classify these methods, these quadrature methods, based on their degree of exactness, which is defined in terms of polynomial. So that was all for today. If there are any questions, we can address them. No, sir. Okay. Thank you. बस ये रिकॉर्डिंग मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे और फिर यूट्यूब लिंक में फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और या जुपिटर नोटबुक्स आपके पास ऑलरेडी हैं, ठीक है। सर अटेंडेंस तो नहीं लेंगे? नहीं, अटेंडेंस यहाँ पे ना ये यू ट्राई टू स्टे फॉर अ फ्यू मिनट्स, क्योंकि ये पीरियोडिकली अटेंडेंस उठाता है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, और वहां से मैं डाउनलोड करता हूँ। मैं मैनुअल अटेंडेंस में इसमें सिस्टम नहीं है कोई। अच्छा सर, मैं पिछली क्लास में मतलब ट्राई कर रहा था ज्वाइन करने की, लेकिन वो अलाउ नहीं कर रहा था, तो सर वो मेरी अटेंडेंस का फिर क्या होगा? वो आपने ईमेल की है ना मुझे? नहीं सर, ईमेल तो नहीं की है। उनको हमने ईमेल की थी, आईटी वालों को, आपको सीसी में रखा हुआ है। अच्छा, आपने जिसका भी इशू है ना वो मुझे सीसी में रखे, तो वो मैं क्या करूंगा कि मैं वो रिकॉर्ड अपने पास रखूंगा। आईटी वालों को चाहिए कि वो कम से कम अपना मसला हल करे, लेकिन ये लिस्ट ना मैं फिर शेयर करूंगा। यू ऑल्सो टेक नोट ऑफ इट, ठीक है?
आप अपने पास ना ये इसका जितना भी एविडेंस है ना, जो मुझे ईमेल की है उसका एविडेंस, वो एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? और जो आपने उस दिन अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है, उस दिन व्हेन यू वर ट्राइंग टू साइन टू लॉग इन, राइट? इनमें से कोई एक भी रिकॉर्ड आपके पास हो ना, वो अपने पास रखें। क्योंकि अगर कोई डिबार लिस्ट लगती है तो इस वजह से आप डिबार नहीं होंगे, यू विल बी डिबार्ड फॉर अदर रीजन, नॉट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है? ठीक है सर, ये हमारी ठीक है। पॉलिसी, जो कमेटी होती है एचओडीज की, वो ये पॉलिसी रखते हैं कि लेट्स से आपका इस तरह का कोई इशू आता है तो क्लास में प्रेजेंट नहीं होंगे। प्रेजेंट तो वही होता है जो क्लास में आता है, बट टू एक्चुअली कॉम्पनसेट फॉर दैट प्रॉब्लम, वो फिर डिबार लिस्ट में जो है ना उसको अकोमोडेट किया जाता है। अब ये जो श्रीमान है ये अब आ रहे हैं, जो लेक्चर खत्म होने को है, तो इसको आपने किसी ने निकाला तो नहीं है ना, हैदर रिजवान को? नो क्योंकि अगर आप में से कोई ये कह दे कि इसको किसी ने निकाला था, फिर मैं इसको अलाउ करूंगा, लेकिन अगर इस टाइम आ रहा है तो ये तो कोई टाइम नहीं है आने का। सर आई गेस ये पहले से ही था उसमें क्लास में, तो शायद निकल गया था। निकल गया था, ठीक है सर, हम्म, ठीक है। वो वैसे वो माइक्रोसॉफ्ट टीम भी इन चीजों को देखता है, वो मेरे ख्याल में मल्टीपल वो लेके ना स्नैपशॉट्स लेके फिर एक रिपोर्ट फाइनल बनाता है। तो एनीवे सर मैंने जो है ना आपको मेल भी की हुई है कल के मसले के रिलेटेड ही, और मैंने आपको एक दो सर आमिर आईटी की मेल्स भी फॉरवर्ड तो कर दी आप थी, ना तो अब अगर आप चेक करें। उसी बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ कि आप जितनी भी ये करस्पॉन्डेंस मेरे साथ या आईटी के साथ हुई है ना, वो आप अपने पास रखें, और वो आपने फिर सेव करनी है कि इन केस डिबार लिस्ट जब लगनी होती है तो मे बी आई विल आल्सो सेंड रिपोर्ट अबाउट दीज 3 days टू द एकेडमिक ऑफिस। और वो क्या करेंगे कि बल्कि टू योर एचओडी, क्योंकि जो बार लिस्ट को डिफेंड करना जो है ना वो एचओडी का काम होता है। एचओडी फिर आपको वो कंपनसेशन दे सकता है, ठीक है? लेकिन सिर्फ इन 3 दिनों की। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिबार नहीं होंगे, डिबार यू कैन बी डिबार्ड फॉर अदर रीजंस, ठीक है? सर लीव कर दे, हाँ क्लास लीव कर सकते। हाँ, अभी आप लीव कर दें, क्योंकि मेरे हाल में इसके पास स्क्रीनशॉट्स आ गए होंगे, सो यू कैन लीव द क्लास नाउ। ओके थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ सर। सर आप अटेंडेंस अल्लाह हाफिज़। स्क्रीनशॉट सर के बेसिस पे पेपर ले। चेक हो गए थे? नहीं ये अटेंडेंस ये मैनेज कर रहा है, ठीक है? ये अटेंडेंस खुद ही इसने ली होगी, मेरे पास बाद में रिपोर्ट आ जाती है। ओके सर, थैंक यू। सर फिर वही सर वही परसों वाली बात सर कि मेरे पास मैंने उनसे पहले एक पर पासवर्ड लिया हुआ था, बट मसला ये था कि अभी मैं रीसेट करने कल परसों आ रहा था, फिर वो कहते कि रीसेट करने का आपको ऑप्शन नहीं है। वो लाइक मेरे पास जैसे मैं कर रहा था ना उसका टीम्स का पासवर्ड रीसेट करने ताकि मैं एक्सेस कर पाऊँ, तो मुझे वो एक्सेस दे ही नहीं रहे थे रीसेट करने का। तो आज आप कैसे आ गए? आज मैंने आपको अलाउ किया इसलिए। नहीं सर ये फिर पता नहीं मेरे किसी और अकाउंट में फिर लगा हुआ था सर, तो मैंने वो किया है, तो मुझे वहां से पासवर्ड मिला है मेरा। नहीं बस उसका मैं बता रहा हूँ ना, वो आप रिकॉर्ड रखें उन ईमेल्स का, और वो डिबार लिस्ट में आपको मिलेगी। मतलब ये यहाँ पे क्लास में प्रेजेंट नहीं होंगे आप, प्रेजेंट वही होता है जो क्लास में होता अच्छा है, ठीक है? ठीक है सर, ओके। तो you can get a compensation for these days, for these 3 days, if you have that record, ठीक है? ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ओके मतलब एक्सीडेंट वगैरह में भी तो ये होता है, आपका एक्सीडेंट होता है, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि क्लास में आपको टीचर प्रेजेंट करेगा, लेकिन यू स्टिल गेट अ कंपनसेशन फॉर दैट प्रॉब्लम, राइट? तो आप इसको ऐसे देखें। सर, ओके सर। सर पेपर चेक हो गए? पेपर चेक हो गए बिल्कुल, वो उनने इमरान ने मैसेज किया था, लेकिन वो हमारे साथ शेयर कैंपस में ही होंगे ना, तो कल होपफुली कल अगर कैंपस खुलता है तो विल गेट, आई विल आल्सो गेट दोस पेपर्स। ठीक हो गया, थैंक यू ऑल।